अच्छा, क्योंकि आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्सेस, तो दिस इज द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छी बुक है ये। फिजिक्स मैटर 5th एडिशन है, तो अपडेटेड है ये। ठीक है, मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। ओके। सो व्हाट इज फोर्स? अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका है अकॉर्डिंग टू आपके कैम्ब्रिज, और इस बुक के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है कैम्ब्रिज में, ये नहीं है, फोर्सेस के अकॉर्डिंग है। आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। सबसे पहले तो फोर्स होता क्या है? जब हम किसी फोर्स के बारे में बात करते हैं तो फोर्स की टर्म क्या है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि फोर्स को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? पुश पुश और पुल। पुश और पुल, ठीक है। जब भी हम पुश और पुल के बारे में बात करते हैं तो इट रेफर टू एनी फोर्स, कोई भी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को पुश कर सके या पुल कर सके। ठीक है। या कोई भी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को चेंज कर सके, दिस इज ऑल्सो अ फोर्स। ठीक है। चेंज जी। शेप और साइज, तो ये भी आपके पास कंप्लीट डेफिनेशन है फोर्स की। ठीक है। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हमें डेली लाइफ में नजर आती हैं, लाइक व्हेन वी आर कैरिंग अ लगेज, हम उसको पुल कर रहे हैं या उसको पुश कर रहे हैं, या अगर अपने डोर को ओपन कर रहे हैं तो वो भी हम उसको उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। किसी चीज को उठा रहे हैं, जब भी हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो बॉल को पुश कर रहे हैं, तो वो भी एक फोर्स है जो आप एक्सर्ट कर रहे हो। सो वी हैव मैनी फोर्सेस अराउंड अस। लेकिन अब कितनी तरह की फोर्सेस हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी हमारे पास? तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ फोर्सेस कि हमारे पास कितनी टाइप की फोर्सेस हैं। ओके, टाइप ऑफ फोर्सेस में दो तरह की फोर्सेस है आपके पास। एक है हम इसको दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या हो गई? जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में ना हो बट उन पर फोर्स लग रही हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली आपकी फोर्स जिससे हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी हम डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते अर्थ से, लाइक हम ऊपर से नीचे गिर रहे हैं लेकिन अर्थ हमें खींच रही है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स द डाइवर, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है फिगर में, वो डाइवर को पुल डाउन कर रही है इनटू द बॉर्डर, लेकिन कोई हमें फोर्स नजर नहीं आ रही, वो कांटेक्ट में नहीं है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके अलावा जब हम दो चार्जेस जी। की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, आपको पता है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरह के जी। हमारे पास चार्ज होते हैं। दो पॉज दो अपोजिट चार्जेस को जब आप करीब लेकर आते हो, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते, एक दूसरे के करीब नहीं होते, लेकिन वो अपने आप को अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं। या अगर आप दो पॉजिटिव चार्जेस को करीब रखते हो तो आपको फील होगा एक फोर्स ऑफ रिपल्जन, आपको फील होता है। इसी तरह आप अगर दो नेगेटिव चार्ज को रखते हो, दो लाइक चार्जेस को रखते हो, अगेन यू विल फील फोर्स ऑफ रिपल्जन, जबकि दे आर नॉट इन कांटेक्ट। तो ये वो फोर्सेस हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। और मैग्नेट से तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर हम जी। करीब जी। लाते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्जन हमें फील होती है, दैट इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक फोर्स। ये आपके पास है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपके पास है मैग्नेटिक फोर्स। या अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को करीब लेकर आते हो तो आपको अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होती है, जी। जबकि दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, ये भी कॉन्टेक्ट में नहीं आता। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो जी। ये मिस, आपके मैं पास। 1 मिनट आ जाऊँ? जी बेटा। जी, मैं 1 मिनट आ जाऊँ वॉशरूम से। किसको हटाना है आपने? मिस मैं मिस मैं कह रहा हूँ 1 मिनट आ जाऊँ वॉशरूम से जरा। जी जी बिल्कुल।
ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट टाइप ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया, जिसमें आपको एग्जांपल किसी एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के दी हुई है या डाइवर्स की दी हुई है जो वाटर में नीचे जा रहा है, बट इट्स नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर फोर्स लग रही है जब ये नीचे जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में देखा तो दो चार्जेस अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करें, जबकि दे आर नॉट क्लोज टुगेदर। इसी तरह जब आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्जन फेस करें, अगेन दे आर नॉट इन कांटेक्ट। और मैग्नेट में तो हम एक्सपीरियंस कर ही चुके हैं, बहुत दफा हमने ये इस तरह से किया होगा अपने चाइल्डहुड में, कि आपके पास दो पोल्स रिपल्जन दे रहे होते हैं, दो पोल्स आपके अट्रैक्शन दे रहे होते हैं, जबकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब कांटेक्ट फोर्सेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली एग्जांपल आपके पास फ्रिक्शन की है। अगर आप दो व्हेन यू स्टार्ट रबिंग योर हैंड्स टुगेदर, दोनों हैंड्स टुगेदर है, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और ड्यू टू रबिंग आपको हीट फील होती है, या कोई ऑब्जेक्ट जो लाइक कार इज मूविंग तो टायर और रोड के बीच में भी फ्रिक्शन की वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, तो बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट। अपोजिंग फोर्स है ये, लाइक आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसको हम अपोजिंग फोर्स कहते हैं, यानी मोशन के अपोजिट होती है या मोशन को टेंट करती है, मोशन को रोकने की कोशिश करती है, इसलिए हम इसको अपोजिंग फोर्स कहते हैं। फिर आपके पास एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, जब आपने फ्री फॉल मोशन पढ़ा था तो वहां पर भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही होती थी ना, एक तो ग्रेविटी यानी उसका वेट, कौन सी फोर्स है ये, कांटेक्ट या नॉन कोड, नॉन कांटेक्ट? अभी अगर नीचे गिर रही है भी नॉन कांटेक्ट होगी, नॉन कांटेक्ट जब फोर्स हो तक गई वो ना, टच। वेट आपके पास, क्योंकि आपकी जो वेट है इट्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो ये वेट आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। लेकिन आपका जो ब्लॉक है जो नीचे फ्री फॉल कर रहा है वो एयर डायरेक्ट से कांटेक्ट में है, जिसको हम आर कहते थे, एयर रेजिस्टेंस कहते थे। तो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके ये कांटेक्ट में आता है ना। ठीक है, तो आपके पास जो एयर रेजिस्टेंस है वो कांटेक्ट फोर्सेस में आती है। दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी एक अपोजिंग फोर्स ही है जो मोशन को रोकने की कोशिश करती है। तो फ्रिक्शन भी अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है, और एयर रेजिस्टेंस भी अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को रोकने की कोशिश करती है। फिर एक और फोर्स है आपके पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रखा हुआ है किसी भी टेबल पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेबल पर एक बुक रखी हुई है विच इज स्टेशनरी, या मग रखा हुआ है स्टेशनरी, फिर आपको पता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू दी वेट, एक फोर्स उस पर वेट एक्ट कर रही है। फिर इसके अपोजिट जो फोर्स होती है जो इसको स्टेशनरी रखी हुई है सेम मैग्नीट्यूड की, वो आपके पास रिएक्शन फोर्स होती है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। नॉर्मल ऑफ, यानी अगर आपका वेट 10 न्यूटन का है तो नॉर्मल भी 10 न्यूटन का लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। So the सही। push exerted by the surface on the object pressing on it, this push is also perpendicular to the surface। अब ये push क्या है? क्योंकि जो ब्लॉक है या बुक है या टेबल पर आपने कुछ भी रखा हुआ है जो स्टेशनरी है, वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टेबल पर, तो टेबल भी उस पर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये आगे आप न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ोगे कि एवरी एक्शन है सेम रिएक्शन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आ रहा है, तो ये जो रिएक्शन मिल रहा है इस बुक को अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक्चुअली टेबल इसको पुश कर रहा है, टेबल इस पे फोर्स लगा रहा है। जो टेबल फोर्स लगा रहा है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है, यानी सरफेस से 90 एंगल पे लगा रहा है, इसलिए हम इसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट में ऑब्जेक्ट होगा जब ही ये फोर्स एक्सर्ट होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी हो गई
3 फोर्सेस। अब आगे देखते हैं और कौन सी फोर्स होती है जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती है। एक और कौन सी फोर्स होगी जो कॉन्टैक्ट फोर्स में आती होगी, आपको क्या लगता है? एक और फोर्स होती है। अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो बाय यूजिंग दी रॉड, बाय यूजिंग स्ट्रिंग, बाय यूजिंग स्प्रिंग, ये भी टेंशन फोर्स है। जैसे यहाँ पर आपके पास जो रूप से पुल कर रहा है वेक बॉर्डर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्योंकि रोप है, रोप का मतलब है कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स होती है? टेंशन फोर्स। या अगर कोई ऑब्जेक्ट पुल हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका ट्रक है, ट्रक के बीच में यहाँ स्प्रिंग होता है और फिर ये लोड को कैरी कर रहा होता है, तो इसके बीच में भी जो फोर्स होती है वो टेंशन फोर्स होती है। यहाँ पर हो गई फॉरवर्ड फोर्स यानी इंजन फोर्स, और यहाँ पर जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स होती है वो टेंशन फोर्स होती है। फिर अगेन यहाँ पर एक और फोर्स होती है जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो स्प्रिंग में जो भी फोर्स होगी, या अगर आप स्प्रिंग को हैंग करते हो बाय सर्टेन वेट, तो इसके अंदर भी यहाँ पर टेंशन फोर्स होती है, और ये वेट की वजह से यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स जो है वो वेट होता है। इसके अपोजिंग फोर्स स्प्रिंग है तो टेंशन है। तो 4 फोर्सेस अभी हमने पढ़ी हैं जो कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। नंबर 1 इज फ्रिक्शन, नंबर 2 इज एयर रेजिस्टेंस, विच बोथ आर अपोजिंग फोर्सेस जो मोशन को रोकती हैं, मोशन को अपोज करती हैं। फिर जब ऑब्जेक्ट आपके पास, यानी जो ऊपर की जो 2 फोर्सेस हैं वो जब होती हैं जब कोई मोशन मूव कर रहा हो, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जी आपका स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, तो जो फोर्स आपके पास होगी वो नॉर्मल फोर्स होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी किसी ऑब्जेक्ट पे लाई कर रहा है, टेबल पर आपने लैपटॉप रखा हुआ है, टेबल पर आपने बुक रखी हुई है, टेबल पर आपने कप रखा हुआ है, तो क्योंकि कप का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, तो आपका जो कप है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है दैट इज नॉर्मल। यानी वेट के ही अपोजिट फोर्स नॉर्मल फोर्स होती है, विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। चौथी फोर्स जो चल हमने पढ़ी है दैट इज टेंशन फोर्स, जो किसी भी स्प्रिंग में, स्ट्रिंग में, रोप में होती है। ठीक है। तो ये आपने आज फोर्स क्या होता है, फोर्स की टाइप्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या इसको रिकैप करोगे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी हैं? इस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो सकती है, मैग्नेट वाली फोर्स हो सकती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक नॉन है। कांटेक्ट फोर्स, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स, और जैसे एयर रेजिस्टेंस और ठीक है। फ्रिक्शन और ये टेंशन। ओके। ओके। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज फोर्स? व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स क्या कर सकती है? Force can change shape of object. Force can pull any object. Force can push any object. Name the 3 types of forces in our daily life. हम डेली लाइफ में कितनी तरह की फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं? बहुत सारी फोर्सेस हैं जिसमें कांटेक्ट भी है, नॉन कांटेक्ट भी है। मेनली जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो ग्रेविटेशनल, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन जी को हम ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होते टेन हैं। नॉर्मल फोर्स को हम एक्सपीरियंस नॉर्मल। कर रहे होते हैं डेली लाइफ में। फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पूछा है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ, इज मास सेम एज वेट? क्या कहते हो आप? अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे अपना वेट बताओ। व्हाट्स योर वेट? इज अराउंड 60 अराउंड 60। ठीक है, अराउंड 60 इज योर वेट। क्या इसका यूनिट बताओगे? किलोग्राम। किलोग्राम। अच्छा, अब सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन क्या है जो हमें होती है? नॉर्मल कन्वेंशन ये है कि वी आर कंफ्यूज्ड इन मास एंड वेट। अब जैसे आपने मुझे कहा कि आपका जो वेट है वो 60 केजी है। अच्छा, अब मैं जी अब आपको अपना वेट बताऊं। फॉर एग्जांपल मेरा वेट 65 है, बट नॉट केजी, इट्स
न्यूटन. So this is the difference between mass and weight, and mass and weight is having far difference because weight is a sort of force. ये एक फोर्स है जी. और फोर्स का यूनिट क्या होता है? नॉट केजी, न्यूटन. न्यूटन. फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, केजी नहीं होता है. केजी यूनिट होता है मास का. अब मास क्या होता है? मास ये होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टेबल है, टेबल के अंदर जो मैटर है, टेबल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम मास कहते हैं. यानी किसी भी सब्सटेंस कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, दैट इज मास. वेट क्या है? वेट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट इज सॉर्ट ऑफ फोर्स. तो वेट जो है वो तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पर. तो वेट एक फोर्स है. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन दी बॉडी. तो ये अपने पास लिख लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आस्क यू इन द पास्ट पेपर दैट व्हाट इज मास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. ठीक है. तो हमारे पास मिसकॉन्सेप्शन यही होती है कि हम कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास और वेट जो है वो सेम चीजें हैं, और फिर हम वेट के लिए केजी का यूनिट यूज कर रहे होते हैं. तो ये नहीं है. हमें ये याद रखना चाहिए कि आपका जो वेट है दिस इज अ फोर्स, और फोर्स का यूनिट केजी नहीं बल्कि न्यूटन होता है. ठीक है. तो मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर इन दी बॉडी. अमाउंट ऑफ मैटर इन दी बॉडी. ये आपके पास यहाँ दी भी है. इसकी डेफिनेशन और साथ में इसका यूनिट भी. अच्छा, एक और डिफरेंस इन दोनों में ये है कि मास जो है वो, फॉर एग्जांपल मेरा मास जो है वो 40 केजी है, अर्थ पर भी और मून पर भी. तो मास कभी भी चेंज नहीं होता अगर आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, लेकिन वेट चेंज हो जाता है. अगर आप अर्थ पर हो आपका वेट डिफरेंट होगा, अगर आप मून पर हो, जुपिटर पर हो, किसी भी प्लेनेट पर हो, स्पेस में हो, तो आपका वेट डिफरेंट हो जाता है. बिकॉज वेट इज डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ जी. वेट जो है वो जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है. तो जितनी ग्रेविटी होगी उतना ही वेट होगा. अगर ग्रेविटी 9.8 है तो आपका वेट डिफरेंट होगा. अगर ग्रेविटी जो है वो मून पर हुआ 1.6 है तो आपका वेट लेसर होगा, आपका वेट कम हो जाएगा. और अगर आप स्पेस पर हो तो हम कहते हैं ना कि हम वेटलेस लेस हो जाते हैं, हमारा कोई वेट नहीं होता, बिकॉज स्पेस हैज जीरो ग्रेविटी. तो हमारा वेट भी जीरो हो जाता है, लेकिन स्पेस में हमारा मास जीरो नहीं होगा, बिकॉज मास इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of matter, amount of matter in a body. ठीक है. So this is the main difference between both. आगे चलते हैं हम उस पे. अब थोड़ा वेट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं. Do you know about objects falling on the ground after you throw them up in the air? This is because of the force called weight pull towards the earth. Yani gravitational pull. So weight is a gravitational force acting on the object that has mass. किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसके पास कुछ भी मास होता है, सर्टेन मास होता है, मास होगा जब तो वो पुल होगा टुवर्ड्स ग्रेविटी. अगर मास नहीं होगा तो वो पुल ही नहीं होगा ग्रेविटी में. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई ना कोई मास है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है जिसका मास है, सर्टेन मास है, आपके पास एक बॉल है और वो अर्थ की तरफ पुल हो रही है क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है. तो ये जो वेट है इसका, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द Earth's gravity. This is weight. तो वेट का यूनिट आपके पास न्यूटन होता है बिकॉज वेट इज अ सॉर्ट ऑफ फोर्स. फिर क्योंकि वेट की डायरेक्शन है तो वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट अबाउट मास? मास कौन सी क्वांटिटी है? मास स्केलर. मास स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज मास का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर. आपको ये तो नहीं पता होता ना कि 5 kg
की कोई डायरेक्शन नहीं है, 5 kg फ्लावर, 5 kg या 6 kg, यानी मैग्नीट्यूड है, सिर्फ नंबर है। तो आपके पास मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट की क्योंकि डायरेक्शन होती है ऑलवेज टूवर्ड्स अर्थ, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो आपने अभी तक इन दोनों में जो डिफरेंसेस देखे हैं वो कितने डिफरेंसेस हैं, मास और वेट में जो डिफरेंसेस हैं, कितने डिफरेंसेस हो गए हमारे पास मास और वेट में। अगर हम मास की बात करें तो मास क्या होता है, और फिर वेट की बात करें तो वेट क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिफरेंस। तो मास क्या है, वेट क्या है, बताइए मास क्या है। स्केलर क्वांटिटी मास। ठीक है, सबसे पहले तो ये है स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे पेपर में डिफरेंस पूछते हैं तो ये आप लिख सकते हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप लिख सकते हो। फिर एक और डिफरेंस क्या है, इनके ऐसा यूनिट डिफरेंट है। ऐसा यूनिट, मेजर डिफरेंस बताएं। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ, मास में ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी। ठीक है, गुड। और वेट इज अ फोर्स फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फिर एक और डिफरेंस ये है कि इसका यूनिट जो है वो केजी है और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है। So these are the major difference between both. जी। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पता है कि वैल्यू ऑफ जी एक सर्टेन रीजन तक 9.8 है। अगर आप उस रीजन से ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो तो वैल्यू ऑफ जी भी चेंज हो जाती है। तो अभी क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड बात कर रहे होते हैं ओ लेवल्स में, हमने कहा एक सरफेस ऑफ अर्थ और 10 मीटर किलोमीटर्स तक आपके पास जितना भी अर्थ के ऊपर का एरिया है 10 किलोमीटर्स के ऊपर का, उसमें जो अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू है वो 9.8 है। बट अगर आप अर्थ से नीचे जाते हो तो फिर वैल्यू जो है चेंज हो जाती है ग्रेविटी की, और अगर जब आप इससे ऊपर जाते हो तो फिर ग्रेविटी की वैल्यू और कम हो जाती है। यहाँ पर बढ़ती है, नीचे जाते हुए ऊपर जाते हुए कम हो जाती है। लेकिन एक सर्टेन रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक अराउंड 10 किलोमीटर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 9.8। एक स्टैंडर्ड हम बात करते हैं क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है वो इसी किलोमीटर के बराबर है, तो हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अब ये वो रीजन होता है जहां पर वैल्यू ऑफ जी 9.8 है। तो इस रीजन को a region in which the mass experience force due to gravitational attraction, यानी जब तक हमारी वो रीजन जहां पर कोई भी मास ग्रेविटी को फील कर रहा होता है उसको हम ग्रेविटेशनल रीजन कहते हैं। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक पॉइंट होता है ना कि आप मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के करीब लेके जाते हो तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन को फील कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इसको फिर दूर ले जाओ तो फिर वो अट्रैक्शन या रिपल्जन फील नहीं हो रही होती। इसी तरह ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस का भी सर्टेन रीजन है जहां जब वो किसी भी मास पर फोर्स एक्सर्शन को फील करता है, तो मास एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उस रीजन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको लिख लें, ये डेफिनेशन पेपर में आती है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अ रीजन अराउंड अर्थ where mass experience a force of gravity in a simple words. फिर हम आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से ही आपको पता चल रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितनी फोर्स लग रही है ऑन अ मार्स। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन है अ ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास
अब ग्रेविटेशनल फोर्स, कितनी फोर्स लग रही है किसी मास पर यूनिट मास यानी 1 kg मास पर, ठीक है। दिस इज अ ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास प्लेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, दिस इज फोर्स यानी वेट डिवाइडेड बाय मास। इसको आप F/m भी लिख सकते हो, फोर्स ओवर मास, फोर्स पर यूनिट मास। और फोर्स यहाँ पर कौन सी है, एक वेट है, इसलिए हमने यहाँ पर वेट लिखा है। फोर्स पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये आप फॉर्मूला है, याद रखिएगा। वैल्यू ऑफ जी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वेट ओवर मास। अगर आपको कहीं की ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है तो आपको वेट और मास पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 kg का मास है और आपकी जो फोर्स है वो 10 न्यूटन की लग रही है, तो आपकी वैल्यू ऑफ जी इज अराउंड 10। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो वेट है वो 10 न्यूटन का है और ये 10 न्यूटन की फोर्स कहाँ पर एक्सर्ट हो रही है, कितने मास पर, 1 kg मास पर। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लॉक है 1 kg मास का और इस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो 10 न्यूटन की हो रही है, तो वैल्यू ऑफ जी इस जगह कितनी होगी, 10 न्यूटन पर केजी। This is the value of G, which is approximately equals to 9.8, जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है। तो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। आगे चलते हैं हम। अच्छा, अभी तो हमने ये निकाली है, अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी मास पर अगर वेट जो लग रहा है वो 16 न्यूटन का लग रहा है, 1.6 न्यूटन का लग रहा है और आपका जो मास है वो 1 kg ही है, क्या आप वैल्यू ऑफ जी निकाल सकते हो? जी निकाल के बताइए कितनी आ रही है। 1.6 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन मेरी वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1.6 न्यूटन पर केजी है। सही है, अगर इतनी की फोर्स लग रही है तो मेरी जी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज निकाल दे सकते हैं, आता है पेपर में ये पूछते हैं। अब हम अपना वेट भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है एक एलिफेंट की, जिसका मास जो है वो 1 × 10⁴ यानी 10,000 kg के बराबर है और अर्थ पे निकाल रहे हैं। तो चले पहले इसका वेट निकालते हैं अर्थ पर और फिर इसका वेट निकालते हैं मून पर। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो वेट के लिए जो फॉर्मूला होगी आपके पास वो mg है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसको नोट कर लें। वेट का फॉर्मूला आपके पास होता है mg और ये कहाँ से निकला, यहीं से निकला है। g का जो फॉर्मूला था वेट ओवर m, तो अगर मुझे वेट निकालना है तो मैं मास को यहाँ ले जाऊंगी, तो वेट हो गया mg। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रही हूँ यहाँ पर, और मैं सबसे कर रही हूँ एलिफेंट का ऑन अर्थ। तो अर्थ पर वेट क्या होगा, मास को कह रहे हैं कि आपके पास है 10,000, 10 exponent 4 यानी 10,000 मल्टीप्लाई में 9.8 करें। हम 10 नहीं रख रहे हैं, हम 9.8 रख रहे हैं। वेट निकालिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई 5,
और इसी तरह यहाँ पर 98,000. mass will remain same 10,000 multiplied by value of g. Value of g is on moon is 1.6. मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ रहा है, और देखेंगे दोनों जगह पर वेट डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है। डिफरेंट आ रहा है 16,000 मून पे, और अर्थ पे 98,000. डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर देखो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.010 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन, और जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1.610 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन। तो पूरे 1 जी डिजिट का फर्क आ रहा है, यानी काफी बड़ी वैल्यू का फर्क आ रहा है, बिकॉज हमारा जो वेट है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और दोनों जगह की ग्रेविटी डिफरेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपसे पेपर में, और मेजर डिफरेंस भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, मास और वेट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सी मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं मास और वेट को मेजर करने के लिए। ये इन्होंने फॉर्मूला दे दिया और एक प्रॉब्लम दे दिया है, इसको सॉल्व करके देख सकते हो आप। अ मोबाइल फोन हैज अ मास ऑफ 75 ग्राम, कैलकुलेट इट्स वेट जब वैल्यू ऑफ g इज 10। तो अगेन यू आर गोइंग टू द सेम फॉर्मूला, mg यूज करोगे, मास की वैल्यू रखोगे, ग्राम में गिवन है इसको केजी में कन्वर्ट करोगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए, ग्राम से केजी में जाने के लिए हम डिवाइड करवाते हैं 1000 से। 1000. तो 75 को आपने 1000 से डिवाइड करवाना है। आप छोटे से बड़े में जा रहे हो ना, तो आप डिवाइड